हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी जी आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज लॉ का क्लास है। लॉ के क्लास में आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो दोस्तों, कंडीशंस क्या होता है और वारंटीज़ क्या होता है, आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। देखिए, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें से कुछ कंडीशंस सेलर को फुलफिल करना होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बायर को फुलफिल करना होता है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूलेशंस। These terms and conditions which the seller or the buyer may be required to fulfill will be called as stipulations. For example, मान के चलिए X एक सेलर है, Y एक बायर है। X Y को बोला मैं एक किताब तुमको बेचूंगा, बदले में तुमको मुझे 200 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 200 रुपीज़ का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन है, दिस Y हैज़ टू पे टू X, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टिप्यूलेशन। ठीक है, इन द एंड अगेंस्ट दिस सेल कंसिडरेशन एक्स क्या करेगा, वाई को अपना किताब बेचेगा। तो एक्स का सेलिंग ऑफ द बुक्स, डिलीवरिंग ऑफ द बुक्स इज अ स्टिप्यूलेशन। ठीक है, ये एक स्टिप्यूलेशन है। तो ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सेल कॉन्ट्रैक्ट में सेलर या बायर दोनों में से किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई करना पड़ता है। इन स्टिप्यूलेशंस में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टिप्यूलेशंस होते हैं जिसके बगैर आपका एंटायर सेल कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंटायर सेल कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, द बायर विल repudiate the entire contract। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस का मतलब होता है, कंडीशंस आर दोज एसेंशियल स्टिपुलेशंस, आर दोज stipulations which are so essential to the main purpose of the contract that entire contract can be repudiated if such stipulations are breached by the other party। मतलब दूसरा पार्टी अगर इनका ब्रीच करता है, अगर इनका वायलेशन करता है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, वायलेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोच लो कि X एंड Y, ठीक है, दो व्यक्ति है, X इज द सेलर, Y इज द बायर। Y जो बायर है वो स्पेसिफिकली वो एक पर्टिकुलर जो क्वालिटी का क्लोथ्स को ऑर्डर किया है X को डिलीवर करने के लिए। अगर X वो क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिलीवर नहीं करके कोई और क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिलीवर करेगा, तो इन दैट केस पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर के Y बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर वो क्वालिटी उसको, डिजायर्ड क्वालिटी उसको नहीं डिलीवर किया जाएगा, ही कैन कैंसिल द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप आम का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अगर देयर मार्केट में बहुत अलग अलग किस्म के आम हैं, हिमसागर आम है, ठीक है, फिर मालदा आम है, डिफरेंट किस्म के आम हैं। तो अगर सेलर हिमसागर आम सेल करने का, डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है वाई से, तो इन दैट केस अगर वो हिमसागर आम छोड़ करके कोई दूसरा क्वालिटी का आम अगर वाई को डिलीवर कर देगा, तो हो सकता है वाई के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हो सकता है वाई यहाँ पे आम का क्वालिटी को लेकर के बहुत ही पर्टिकुलर रहेगा। तो इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टिप्यूलेशन। स्टिप्यूलेशन किसको बोला, ये मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन। तो कौन सा स्टिपुलेशन कंडीशन होगा और कौन सा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया है उसको ध्यान से आपको पढ़ने का जरूरत है। जो कॉन्ट्रैक्ट का लैंग्वेज है उसको, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का लैंग्वेज है उसमें जो चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुली लिखा गया होगा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लेकर के लिखा गया होगा, जिसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा होगा, वो आपका स्टिपुलेशन, वो स्टिपुलेशन आपके लिए कंडीशन है। और जो स्टिपुलेशन इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट बट विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली ब्रीच कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ही रिप्यूडिएट कर सकता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको मानेंगे, ऐसे स्टिपुलेशंस को हम लोग बोलेंगे वारंटी। ये वो वाला वारंटी नहीं है कि सामान खराब हो गया तो आप उसको फ्री में रिपेयर कराओगे कंपनी से, वो वाला वारंटी नहीं। वारंटीज आर दो स्टिपुलेशंस
the breach of which will not repudiate the contract. These are essential stipulations, but it is not so essential that the breach of those terms and conditions will entitle the other party to completely repudiate or cancel the entire contract. ठीक है, जैसे आप आम वाला ही एग्जांपल ले सकते हैं। एक्स वाई को हिमसागर आम डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। एक्स अगर हिमसागर आम वाई को डिलीवर करता है, बट जो स्टिपुलेटेड डेट है उससे एक दिन उसको देरी से डिलीवरी करता है, तो वाई वहां पे एक्सेप्ट कर लेता है। वाई बोलता है ठीक है चलो यार एक दिन का डिले हुआ, बट जो चीज हम चाहते थे वो तो मुझे मिला। तो इन दैट केस यहाँ पे ऐसे स्टिपुलेशंस को जैसे कि डिलीवरी इन द डिले इन द डिलीवरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी टर्म्ड एज अ वारंटी। इसको हम लोग वारंटी बोलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, आपको स्टिक करना चाहिए था डिलीवरी डेट तक, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, 1 या 2 दिन का डिले हो रहा है, तो बायर को इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोलेंगे वारंटी। अब स्टिपुलेशंस और वारंटीज के केस में और क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों? स्टिपुलेशंस और वारंटीज के केस में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि स्टिपुलेशंस कंडीशंस एंड वारंटीज के बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस है। कंडीशंस आर दो स्टिपुलेशंस द ब्रीच ऑफ विच विल एंटाइटल द अदर पार्टी टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट वारंटीज जैसे मैंने बोला वारंटीज का ब्रीच होना आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते हो, मतलब इट वोंट एंटाइटल द अदर पार्टी टू ब्रीच द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट और रिप्यूडिएट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन, अगर कोई स्टिपुलेशन सपोज कंडीशन है और अदर पार्टी अपना बड़प्पन दिखाते हुए वो कंडीशन का ब्रीच को वारंटी का ब्रीच ट्रीट करना चाहता है, तो ये वो वेलकम है ऐसा करने के लिए। ऐसा अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, मतलब अगर अदर पार्टी, इफ द अदर पार्टी, अगर एग्रीव पार्टी बोलेंगे हम लोग उसको, जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग अब से एग्रीव पार्टी बोलेंगे। अगर एग्रीव पार्टी चाहे तो वो कंडीशन का ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मान सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर एग्रीव पार्टी के पास ये चॉइस नहीं है कि कोई वारंटी का ब्रीच को वो कंडीशन का ब्रीच मान ले, मतलब सीधी बात है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये बात साबित हो जाता है कि हिमसागर आम का डिलीवर होना इज अ कंडीशन बट डिलीवरी डेट इज अ वारंटी, तो अगर मान लीजिए डिलीवरी का डेट यहाँ पे डिले हुआ तो अदर पार्टी बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देंगे इसके लिए, तो ऐसा करना उसके लिए अलाउड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो वारंटी का ब्रीच को क्या मानना चाहता है, कंडीशन का ब्रीच मानना चाहता है। ऐसा करना उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन का ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मान करके कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी ऑनर करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे वो वेलकम है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हिमसागर आम के बदले में कोई दूसरा क्वालिटी का आम अगर डिलीवर्ड हो जाता है और बायर अगर उससे राजी हो जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इन दैट केस हम लोग अगर एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर बन जाएगा दोनों के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि बायर ने एक कंडीशन का ब्रीच को क्या कर लिया है, एक वारंटी का ब्रीच के साथ इक्वेट कर लिया है, तो ऐसा करना उसके लिए अलाउड है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या राइट्स है एज एन एग्रीव पार्टी, आपके पास क्या राइट्स है अगर कंडीशन का ब्रीच होता है और अगर वारंटी का ब्रीच होता है। तो जैसे मैंने बोला कि राइट ऑफ द एग्रीव पार्टी इन द केस व्हेन द कंडीशन इज ब्रीच्ड, जब कंडीशन का वायलेशन हो रहा है तो यू हैव द राइट टू रिप्यूडिएट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही आप रिप्यूडिएट कर सकते हो, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो फॉर एनी लॉस दैट यू मे हैव सफर्ड। अगर एग्रीव पार्टी को कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो जो लॉस उसको हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को तो रिप्यूडिएट कर ही सकता है, साथ में वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो यहाँ पे आपसे कंपनसेशन मांग सकता है। लेकिन वारंटी के ब्रीच के केस में कॉन्ट्रैक्ट को ये करना, रिप्यूडिएट करना अलाउड नहीं है एग्रीव पार्टी के लिए, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो वारंटी के ब्रीच के केस में आपसे मांग सकता है कंपनसेशन, उचित कंपनसेशन, जो एक्ट फॉर द लॉस दैट ही हैज एक्चुअली सफर्ड, जो लॉस वो सफर किया है उसके लिए वो आपसे कंपनसेशन मांगना उसका हक में है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर नहीं सकेगा।
तो इसके अलावा दोस्तों कंडीशंस और वारंटीज का डिफरेंस मैंने आपको समझाया। अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस और एक्सप्रेस कंडीशंस में क्या फर्क है। कंडीशन जैसे मैंने बोला दो किस्म के हो सकते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन। Express conditions are those conditions which are specifically expressed by way of words spoken or written। मतलब या तो लिखित होगा, नहीं तो ये ओरल होगा, और ये बोला हुआ रहेगा, एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा। तो जो जो चीजें एक्सप्रेस किए हुए हैं उनको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कंडीशंस। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो जो यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड से पता चलता है, जो कहीं बोला हुआ नहीं है बट उसका ब्रीच होना बहुत ही बड़ा मैटर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कंडीशंस को जो कि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है उसको हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। अब मैं आपके सामने कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस का लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं और उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशंस के केस में क्या क्या है। सबसे पहला इम्प्लाइड कंडीशन इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल बोलता है कि जब भी बायर कोई भी गुड्स खरीदेगा सेलर से, वो चाहेगा कि गुड्स का पूरा टाइटल, गुड टाइटल उसको मिले और किसी भी तरह का उसको दिक्कत ना हो टाइटल को लेकर के, ओनरशिप को लेकर के। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कहीं पे मेंशन नहीं है कि बायर विल गेट अ गुड टाइटल टू द गुड्स, तो भी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन है जो कि बायर को एंटाइटल करता है टू अ गुड टाइटल टू द गुड्स। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अगर बायर सेलर के सामने अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने गुड्स से रिलेटेड उसको जो जो चीज चाहिए, जो जो फीचर्स चाहिए गुड्स से रिलेटेड, वो अगर डिस्क्राइब किया होगा तो इन दैट केस सेलर का ये फर्ज होता है, सेलर का ये ड्यूटी होता है कि वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो गुड्स सही रहेगा वो बायर को डिलीवर करे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको एक कार चाहिए, ठीक है, आप स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हो, आपको रेगुलर बेसिस पे रैलीज आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, मोटर कार रैलीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फास्ट कार चाहिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट को अगर किसी सेलर को बोलते हो और वो अगर आपको एक बहुत ही मतलब ऐसा कार डिलीवर करता है जिसका बहुत ही थका हुआ इंजन रहेगा, बहुत ही स्लो टाइप का इंजन रहेगा, तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बायर ऑलरेडी अपने रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब कर चुका है, वो बोल चुका है कि उसको स्पोर्ट्स कार ही चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कभी कभी बहुत सारे बायर्स लोग सैंपल देख के गुड्स खरीदते हैं। सैंपल देख के, सैंपल का मतलब होता है पूरे गुड्स का एक छोटा सा हिस्सा जो सेलर बायर को दिखाता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बायर अगर वो सैंपल देख करके सेटिस्फाइड होता है तो वो उस गुड्स को ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि बायर को जो सैंपल दिखाया गया और बायर को जो गुड्स डिलीवर किया गया, दोनों का क्वालिटी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ बोथ द गुड्स शुड बी सेम। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक राशन दुकान में जाते हो और आपको दिखाया जाता है बासमती राइस, आपको पसंद करते हो वो राइस, बासमती राइस, और आप घर वापस आ जाते हो और सेलर बोलता है कि आपको हम पहुंचा देंगे आपका राइस, ठीक है। और जब आप घर पे जब राइस पहुंचाता है वो, तब आप उसका पैकेज को खोल के देखते हो कि बासमती राइस नहीं है, एक नॉर्मल राइस वहां पे आपको डिलीवर किया गया है। तो ये आपके साथ गलत हो रहा है, बिकॉज जो सैंपल आपको दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो गुड्स है वो आपको डिलीवर नहीं किया जा रहा है, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सामान आपको सप्लाई किया जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो देयरफॉर देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल। इसके अलावा एक इम्प्लाइड कंडीशन है जो बोलता है कि बायर अगर डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स का, साथ में अगर सैंपल उसको दिखाया गया था, तो गुड्स मस्ट कोरिस्पॉन्ड बोथ टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज टू द सैंपल। मतलब गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ सैंपल को भी क्या करेगा? वो कोरिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। नेक्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन इज कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर बोल करके एक इंपॉर्टेंट रूल है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर बोलता है लेट द बायर बीवेयर।
लेट द बायर बीवेयर वाला रूल ये बोलता है कि अगर बायर गलत चॉइसेस करता है, अगर वो जानबूझ करके डिफेक्टिव गुड सिलेक्ट करता है जो कि उसके कोई पर्पस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। वो किसी सेलर को जाकर के वो नहीं बोल सकता है कि तुमने मुझे गलत गुड सप्लाई किया। सेलर यहाँ पे सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल डिफेक्ट्स इन द गुड्स, ऐसा बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर में। बट डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर का ये एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। ये कंडीशन तभी काम करेगा जब बायर पूरी तरीके से रिलाई करेगा सेलर के ऊपर, सेलर के स्किल्स एंड जजमेंट के ऊपर, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि सेलर उसके रिक्वायरमेंट्स को सुन करके, जो सेलर भी ऐसा सेलर होना चाहिए जो रेगुलरली उसी तरह का गुड्स को लेकर के डील करता होगा। तो इन दैट केस ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सेलर जो गुड्स बायर को सप्लाई करेगा उसके रिक्वायरमेंट्स को सुन करके वो बायर के रिक्वायरमेंट्स के लिए फिट होगा। तो दिस इंप्लाइड कंडीशन इज कॉल्ड एज इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अंडर जनरल रूल डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर जीत जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर के हिसाब से काम होगा। लेकिन अगर बायर रिलाई करता है, सेलर बायर को सपोज कुछ नहीं मालूम है गुड्स के बारे में, वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द गुड्स, और वो कंप्लीटली भरोसा करता है सेलर के ऊपर, सेलर को बोलता है आप मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सूटेबल गुड्स है वो आप मुझे सिलेक्ट करके दो, और सेलर ऐसा नहीं करता है, तो देयर इज एन इंप्लाइड, हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे सेलर ने इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी को ब्रीच किया। इसके अलावा देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब केपेबल, गुड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में उसको खरीदना और बेचने के लायक गुड्स होना चाहिए, ऐसा गुड्स में क्वालिटीज होना चाहिए कि उसको बेचा जा सके या खरीदा जा सके। मतलब सीधी बात है, गुड्स में कोई ऐसा मटेरियल डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए जो कि उसका उसमें ट्रेड करने का एबिलिटी को कंप्लीटली खत्म कर दे। मतलब गुड्स अगर सड़ गया या खराब हो गया तो हम लोग मान के चलते हैं कि गुड्स में जो मर्केंटेबिलिटी वाला क्वालिटी है वो नहीं रहा। तो ऐसा होने से फिर हम लोग उसको मानेंगे कि देयर इज एन ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। इसके अलावा है गुड कंडीशन एज टू होलसमनेस। इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ये कहता है दोस्तों कि गुड्स पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनकम्प्लीट है, जो पूरी तरीके से कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, सेलर को और भी उसमें कामकाज करना है तब जाकर के गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गुड्स पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू द बायर, और एटलीस्ट जब बायर को डिलीवरी किया जाएगा उसके बाद उसको असेंबल कर दिया जाना चाहिए। तो ये होता है इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस। इसके अलावा देयर आर सर्टेन एक्सप्रेस, जैसे कंडीशंस में इंप्लाइड कंडीशन और एक्सप्रेस कंडीशन हो सकता है, वैसे वारंटीज के केस में भी एक्सप्रेस वारंटीज यानी कि दोज वारंटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय वे ऑफ वर्ड स्पोकन एंड रिटन होता है। साथ में देयर आर इंप्लाइड वारंटीज भी होता है जो कि कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड के बेसिस पे आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इंप्लाइड वारंटीज का लिस्ट आप लोगों को दिखाता हूं। इंप्लाइड वारंटीज में सबसे पहला इंप्लाइड वारंटी है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। तो दोस्तों ये जो इंप्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन है ये इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल के साथ पूरी तरीके से मैच करता है। जब आप कोई गुड्स खरीदते हो एज अ बायर, आप चाहते हो कि उसका गुड टाइटल आपको मिले, साथ में आप ये नहीं चाहते हो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के आपको डिस्टर्ब करे और आपको बोले कि ये गुड्स तो तुम्हारा नहीं है, ये गुड्स मेरा है। तो अगर इस सिचुएशन का ब्रीच होता है तो आपका गुड्स खरीदने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप चाहते हो कि गुड्स जो आप परचेज किए हो उसको आप क्वाइटली एंजॉय करो, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप क्वाइटली एंजॉय करो, किसी भी तरह का आपको झमेला नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह का वारंटी को हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन। नेक्स्ट इंप्लाइड वारंटी इज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस। ठीक है, ये पहला वाला वारंटी के साथ काफी हद तक रिलेटेड है। इनकम्प्रेंस का मतलब होता है डेट्स और ऑब्लिगेशंस। कभी कभी क्या होता है, जो सेलर है वो एक ही सामान
क्या करता है, वो सामान को, अपना स्टॉक को गिरवी रख करके मार्केट से लोन उठाता है और फिर उस सामान को जब बेच देता है बिना लोन को चुकाए, तो जो ओरिजिनल लेंडर है वो बायर को आकर के परेशान करता है, बोलता है कि ये सामान तो गिरवी रखा हुआ था, इसका कागज मेरे पास है, तुम इसका ओनर नहीं बन सकता है, सामान वापस करो। जबकि यहाँ पे बायर का कोई, यहाँ पे मतलब बायर कंप्लीटली इनोसेंट है, उसका कोई फॉल्ट यहाँ पे नहीं है। लोन उसने थोड़ी लिया था, लोन लिया था किसने, लोन लिया था सेलर ने, तो चुकाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का होना चाहिए। तो बायर यहाँ पे बोल सकता है कि मेरा जो इंप्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब किसी भी तरह का डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस से मुक्ति पाने का जो हक है वो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। यहाँ पे बायर को कोई भी सेलर या सेलर का एजेंट या लेंडर परेशान नहीं कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं कर सकता है कि तुमको लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स जो है उस पे वो ऑलरेडी मॉर्गेज था, उस पे लोन अभी भी चुकाया हुआ नहीं है, तो तुम सिंस अभी गुड्स को पोजेस कर रहा है तो तुमको इसका डेट को एज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। इसके अलावा वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी एज टू फिटनेस, ये पूरी तरीके से सेम है इम्प्लाइड वारंटी एज टू कंडीशन से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुड्स में कोई डेंजरस नेचर है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एक बायर, ठीक है, एक सेकेंड हैंड कार खरीदता है एक सेलर से, कार का ब्रेक फेल रहता है, तो ये उसके लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर लेकर के आ सकता है। तो यहाँ पे सेलर का ये फर्ज होता है कि वो बायर को कार से रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हर वो चीज को डिटेल में समझाए जिसकी वजह से बायर के लाइफ का हानि हो सकता है या बायर को किसी भी तरह का चोट लग सकता है, फिजिकल डैमेज या इकोनॉमिक डैमेज उसको हो सकता है, फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है। तो वो सारे चीज़ों के बारे में उसको पूरा जानकारी पाने का हक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, बायर सेलर अगर उसको नहीं बताता है, तो इन दैट केस हम लोग मान के चलेंगे कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंट, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। तो आई थिंक पूरी तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।